Hello friends, welcome back to my channel Scholar Classes. Today we will discuss the part 3 of the geography lesson Resource and Development. And before starting the discussion, I would like to urge all my viewers, those who haven't watched the part 1 and part 2 of this chapter, I have given the link in the description box below. Please watch that video first and proceed to the third video. So today we'll cover the part 3 of the geography lesson Resource and Development, and the topics that we will cover today will be land resources, land utilization, land use pattern in India, and finally land degradation and conservation measures. Land is one of the most important resources on earth. We live on land, we perform our economic activities on land, and we use it in different ways. Thus, land is a natural resource of utmost importance. It supports natural vegetation, it supports wildlife, it supports human life, economic activities like primary sector, secondary sector, and tertiary sector, transport and communication systems. Next is, due to the finite magnitude of land, careful planning is necessary in using the available land. हमारे अर्थ पे हमारे पास हम लोग ह्यूमंस के पास कितना अमाउंट पे ज़मीन है हम सबको पता है, राइट. अर्थ का 25% इज़ लैंड, बाकी जो 75% जो है वो आपका वाटर है, राइट. सो ये जो अमाउंट ऑफ जो लैंड है हमारे अर्थ में, उसको किस तरीके से हम लोग को यूज़ करना है, ओके, इसके लिए एक केयरफुल प्लानिंग का ज़रूरत है. ओके, इसीलिए इंडिया में जो अब बात कर रहे हैं इंडिया का फिजियोग्राफिक फीचर्स का, तो अगर आप लोग इंडिया का बात करते हो तो इंडिया का जो लैंड है उसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. एक नंबर 1 में है आपका प्लेन्स, जिसमें 43% ऑफ लैंड्स है. नेक्स्ट है आपका माउंटेन्स, एंड फाइनली वी हैव प्लेटू रीजन. ओके, सो ये पाई चार्ट की मदद से आप लोग को और भी मदद होगा. जैसे आउट ऑफ 100% इफ़ यू टॉक अबाउट प्लेन एरिया, तो कितना परसेंट है प्लेन एरिया आपका? 43%. ओके, माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% एंड प्लेट्यूज अकाउंट्स फॉर 27%. सो ये 43% जो लैंड आपके प्लेन के हिसाब में है इंडिया में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगा. ओके, और नेक्स्ट जो आपका 30% है, ये है आपका माउंटेन्स में. माउंटेन्स में भी हमें बहुत सारा मिनरल्स वगैरह मिलता है, राइट. बहुत सारे रिवर्स वगैरह मिलता है, पेरिनियल रिवर्स वगैरह मिलते हैं, राइट. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, माउंटेन आपके टूरिज़्म के लिए भी बहुत जाना जाता है. ओके, नेक्स्ट फाइनली आपका जो 27% जो है, ये आपके किसके हिसाब में? आपका प्लेट्यूज के हिसाब में. ओके, और प्लेट्यूज में सबसे ज़्यादा मिनरल्स, ओके, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह पाए जाते हैं. Now let's talk about for what purposes land resources are used. So land resources are used for following purposes. Okay, forestry, फॉरेस्ट से हमें टिम्बर मिलता है, और टिम्बर से बहुत सारे सॉफ्टवुड वगैरह से फर्नीचर्स वगैरह बनाना, मैच स्टिक्स वगैरह बनाना, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट होता है, राइट. नेक्स्ट है आपका लैंड, जो कल्टीवेशन के लिए जो लैंड अवेलेबल नहीं होते हैं, वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है. बैरन लैंड मतलब जो ज़मीन जहाँ पे उपजाऊ नहीं होता है, उधर पे खेती वगैरह नहीं होता है. और आपका वेस्ट लैंड मतलब जो ज़मीन आपके एकदम, जो ज़मीन आपका जो प्रोडक्टिव नहीं होता है, जिसको आप किसी भी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हो, उसे आप कहते हो वेस्ट लैंड. ओके, नेक्स्ट है बी में नॉन एग्रीकल्चरल लैंड. ओके, अब नॉन एग्रीकल्चरल लैंड नाम से पता चल रहा है ऐसा ज़मीन जहाँ पे हम लोग खेती नहीं करते, उस ज़मीन में हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? उधर पे बिल्डिंग्स वगैरह बना के, रोड्स वगैरह बना के, हॉस्पिटल्स वगैरह बना के, टाउनशिप्स वगैरह. ओके, नेक्स्ट है आपका अदर अनकल्टिवेबल लैंड. ओके, इधर पे कल्टिवेबल हो गया, अनकल्टिवेबल लैंड एक्सक्लूडिंग फेलो लैंड. अब अनकल्टिवेबल लैंड मतलब ऐसा ज़मीन जहाँ पे आपको एनिमल्स वगैरह ग्रेजिंग करते हुए नज़र पे आएंगे, राइट. ग्रेजिंग का मतलब पता होगा, पास्टर लैंड्स वगैरह यूज़ करते हैं एनिमल्स. ओके, तो ऐसा एरिया जहाँ पे आपको बहुत सारे पेड़ वगैरह भी देखने को मिलेगा, पर वो ज़मीन आपका नेट सोन एरिया के हिसाब से यूज़ नहीं होगा. नेट सोन एरिया का मतलब, जैसे मान लीजिए इंडिया में हरियाणा और पंजाब में जो ज़मीन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है.
तो जो ज़मीन में टोटल एरिया एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं नेट सोन एरिया। ओके, तो नेक्स्ट है आपका फैलो लैंड्स। सो फैलो लैंड्स का मतलब वही है जो ऐसा ज़मीन जो आपके खेती के लिए तो यूज़ नहीं हो सकता है, पर उस ज़मीन को आप दूसरे तरीके से यूज़ कर सकते हो, राइट। एनिमल्स वगैरह के लिए ग्रेजिंग ग्राउंड्स वगैरह बनाना, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड्स वगैरह बनाना। और फाइनली नेक्स्ट है आपका नेट सोन एरिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी NSA भी कहते हैं। तो नेट सोन एरिया का मतलब क्या है कि जो खेत, जो फार्म, जैसे मान लीजिए ये एक ज़मीन है, राइट। ये ज़मीन में अगर आप पूरा का पूरा ज़मीन आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए या स्पेशली फार्मिंग के लिए यूज़ करते हो तो उसे हम कहते हैं नेट सोन एरिया। सोन का मतलब जब उस पर्टिकुलर खेत को आप खेती के हिसाब से यूज़ करते, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हो तो उसे हम कहते हैं नेट सोन एरिया। ओके, अब बात करते हैं कि इंडिया में लैंड को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। दो तरीके से स्पेशली यूज़ किया जाता है। एक होता है आपका फिजिकल फैक्टर्स के द्वारा, ओके, इंडिया में लैंड को यूज़ किया में लाया जाता है। दूसरा आपका ह्यूमन फैक्टर्स, एक ही फिजिकल फैक्टर, दूसरा आपका ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर्स मतलब जो खुद से, ओके, नेचुरल, और ह्यूमन फैक्टर मतलब जो ह्यूमन बींग्स के हेल्प से। तो फिजिकल फैक्टर से फर्स्ट आता है आपका टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में आपका क्या आता है, जो आपका पर्टिकुलर जगह में जो रेनफॉल होता है, जो माउंटेन्स होता है, जो प्लेन होता है, प्लेटूज होता है, इन सब को हम क्या कहते हैं, टोपोग्राफी। ओके, नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट भी फिजिकल फैक्टर में आता है। सोइल टाइप्स, अब किसी जगह में आपको ब्लैक सोइल मिलेगा, किसी जगह में आपको रेड सोइल मिलेगा, तो ये उसी के हिसाब से जिस जगह में जो सोइल मिलता है उसी के हिसाब से उस ज़मीन को यूज़ किया जाता है। जैसे गुजरात महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आपको ब्लैक सोइल मिलता है, और ब्लैक सोइल में कौन से क्रॉप के लिए, खेती के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेशली आपका कॉटन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसी तरीके से लैंड यूज़ को इन पर्टिकुलर फैक्टर्स के कारण से डिटरमाइन किया जा सकता है। एक आपका फिजिकल फैक्टर्स है जिसमें अब हमने बात किया टोपोग्राफी, क्लाइमेट और सोइल टाइप्स। इन तीनों की वजह से लैंड को अपने अपने तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका ह्यूमन फैक्टर्स में। अब ह्यूमन फैक्टर्स में देखते तो ह्यूमन फैक्टर्स में, और अगर आप ह्यूमन फैक्टर्स का बात करो तो फर्स्ट फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। जो आप लोग देख सकते हो, जैसे हमने इंडिया को डिवाइड किया था 3 हिस्सों में, तो फर्स्ट में जो प्लेन एरिया था, तो प्लेन एरिया में आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलते हैं और प्लेन एरिया में आपको पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमन बींग्स के स्किल, उनके नॉलेज की हेल्प से, टेक्नोलॉजी का मदद से उस लैंड को दूसरे यूज़ में लाया जा सकता है। जैसे आपका माइनिंग, ओके, जैसे आपका कोरिंग, जैसे आपका ये नेचुरल ओर्स वगैरह को मिनरल्स में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो इस तरीके से फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स लैंड यूज़ को क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से उसे यूज़ करना है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में कितना परसेंट ज़मीन को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कितने को यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको हम देखते हैं। अगर आप इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया देखते हो तो इंडिया में कितना है आपका 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, 28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इतना इंडिया का पूरा जोग्राफिकल एरिया है। पर अकॉर्डिंग ये डेटा हमें कौन देता है, लैंड डेटा। ओके, लैंड डेटा के हिसाब से इंडिया का टोटल ज़मीन कितना आपका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। पर इसमें से भी सिर्फ 93% ही ज़मीन का अभी तक सर्वे हुआ है। तो रिमेनिंग जो 7% जो ज़मीन है उसका अभी तक सर्वे नहीं हुआ है। ओके, वो ज़मीन कहाँ कहाँ पे आपका, कुछ हिस्सा आपका नॉर्थ ईस्ट, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट हिस्सों में देखने को मिलेगा, जैसे आसाम में, और कुछ हिस्सा आपको इंडिया के नॉर्दर्न साइड में देखने को मिलेगा, जैसे जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का एक प्रॉब्लमेटिक, पहले तो स्टेट था, अभी तो एक यूनियन टेरिटरी है। क्योंकि कुछ हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर का किसका, आपका पाकिस्तान का है, और कुछ हिस्सा इंडिया जम्मू एंड कश्मीर किसका है, आपका चाइना का। तो इसीलिए सर्वे अभी तक इन पर्टिकुलर एरिया में 7% जो ज़मीन इंडिया में, इसमें सर्वे नहीं हुआ है। और जो ज़मीन आपका खेत में यूज़ नहीं होता था, जैसे फैलो लैंड, जिसको ग्रेजिंग ग्राउंड के लिए यूज़ किया जाता था, ओके, वो ज़मीन भी अभी क्या हो रहा है, घटते ही जा रहा है। क्यों?
क्योंकि जितना पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है उतना ही लोगों का भी डिमांड्स बढ़ते जा रहा है, और इसी के लिए उनका सेटलमेंट के लिए उनको ज़मीन का ज़रूरत है, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, नए नए टाउन्स बनाने के लिए, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। तो इसीलिए जो पास्टल लैंड है ये भी अभी क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसके कारण से एक प्रॉब्लम क्या होगा, जो इंडिया हमारे देश में जितने भी कैटल्स है, ओके, कैटल्स का मतलब क्या है पता होगा, राइट, जो एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल्स है, जो ग्रेजिंग ग्राउंड पे जाते हैं, इन लोग को खाना कहाँ से मिलेगा, ओके, ये प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट है आपका इंडिया में मोस्ट ऑफ द लैंड अदर देन करेंट फैलो लैंड्स आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई। तो हम सबको पता है कि जो ज़मीन, जो फार्म बहुत उपजाऊ होता है, जो बहुत फर्टाइल होता है, उसमें आपको पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स डालने का ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि वो ज़मीन पहले से फर्टाइल होता है, इसीलिए आपका ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं होता है। पर जो ज़मीन आपका फैलो होता है, जो ज़मीन को आप अगर खेती के लिए यूज़ करना चाहते हो, तो वो ज़मीन में तो आपको फर्टिलिटी वापस लाने के लिए उसमें आपको मेन्योर डालना पड़ेगा, आपको यूरिया डालना पड़ेगा, राइट, आपको बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह डालना पड़ेगा क्रॉप के ग्रोथ के लिए, तो ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो अगर ये ज़मीन को, जो फैलो लैंड्स है, जो अनकल्टिवेटेड लैंड्स है, अगर आपको उसमें कुछ कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर करना है, तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा पैसा खर्च होगा, ओके, ज़्यादा लेबर लगेगा, ज़्यादा कैपिटल लगेगा, ओके, प्रोडक्शन कितना होगा वो हम लोग को पता नहीं है। तो ये एरियाज़ भी इंडिया का जो टोटल नेट सोन एरिया है, इसमें हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। अगर इसको भी इंक्लूड करेंगे, इस पर्टिकुलर एरिया को भी इंक्लूड करेंगे, तो इंडिया में टोटल नेट सोन एरिया आपका कितना होगा, आपका लगभग 54% हो जाएगा, ओके। अब जो ये नेट सोन एरिया जो है NSA, जो नेट सोन एरिया जो है, समझ में आ गया NSA क्या है, राइट। जो ये कल्टीवेशन के मामले में जो NSA है, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट के साथ मिलता नहीं है। जैसे पंजाब और हरियाणा, तो अगर आप लोगों ने देखा होगा जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था, जिसके कारण से अगर किसी दो स्टेट को जो फ़ायदा हुआ है, तो वो क्या था आपका नेट पंजाब और हरियाणा में नेट सोन एरिया कितना है आपका 80%। सो पंजाब और हरियाणा का जो 100% में से 80% ज़मीन को किस तरीके से यूज़ किया गया है, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया गया है। पर उसी तरीके से अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखोगे, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर और इंडिया का जो आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो इधर पे अगर आप लोग देखोगे, इनका 100% का जो लैंड एरिया है, इसमें से सिर्फ 10% एरिया को ही इन लोग ने, ये पर्टिकुलर स्टेट्स ने किस तरीके से यूज़ किया है, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया है, ओके। तो ये एक स्टेट का जो NSA है, ये दूसरे स्टेट के साथ मैच नहीं करता है। और 1952 में एक लॉ, गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था जिसका नाम है आपका नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ये आपका 1952 में आया था। इस लॉ के, इस कानून के हिसाब से जब इंडिया का पूरा लैंड एरिया को जब मेज़र किया गया, तो सामने क्या एक डेटा आया था कि 33% जो इंडिया का ज़मीन है, वो आपका किसके हिसाब में, आपको फॉरेस्ट के हिसाब में आपको नज़र पे आएगा। पर अभी क्या हो रहा है, ये 32% अभी 33% से घट के ये बहुत नीचे आ चुका है। तो इसके कारण से क्या होगा कि बहुत सारे लोग फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, राइट। जैसे आपका ट्राइबल्स, बहुत सारे ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स आपके फॉरेस्ट टिम्बर के लिए वो लोग डिपेंड करते हैं, उनका ये नेचुरल रिसोर्स के लिए वो डिपेंड करते हैं, लाइक फॉरेस्ट उनके लिए घर के बराबर ही होता है। तो इसके कारण से उन लोग को लाइफ में भी ये एकदम बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहा है। जितना 33% होना चाहिए था, उतना 33% अभी नहीं है। और जैसा मैंने आपको कहा कि वेस्टलैंड क्या होता है आपका, वेस्टलैंड ऐसा ज़मीन जिसको आप खेती के रूप में आप यूज़ नहीं करते हो, पर उसको आप किसके रूप में यूज़ करते हो, घर बनाने में, रोड्स बनाने में, ब्रिज बनाने में, रेलवेज़ बनाने में, मेट्रोज बनाने में, एसेट्रा। ऐसे ज़मीन को हम लोग क्या कहते हैं, वेस्टलैंड कहते हैं, ओके। तो इसके कारण से क्या हो रहा है कि हमारे पास जितना पर्याप्त जो ज़मीन है, जितना पर्याप्त हमारे पास जो लैंड है, अगर हम इसे मीनिंगफुली और यूज़फुल मैनर में अगर हम इसे यूज़ नहीं करेंगे,
तो इसके कारण से क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। लैंड का जो फर्टिलिटी है, लैंड का जो प्रोडक्टिविटी है, ये आपका इंक्रीज होने के वजह क्या हो जाएगा, ये आपका डिक्रीज हो जाएगा। और इसके कारण से अगर सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो वो किसको होगा, आपको ह्यूमन बींग्स को, हमें ही भुगतना पड़ेगा इसके कारण से। ओके, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एकदम प्रॉपर, वी हैव टू टेक प्रॉपर मेजर्स। ओके, हमें लैंड कंजर्वेशन के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। अभी अगर आप लोग इंडिया के लैंड हेक्टर्स के हिसाब में अगर देखोगे तो 130 मिलियन हेक्टर्स लैंड अब इंडिया में फ़िलहाल आपका मौजूद है। पर किसके हिसाब में, वो डिग्रेडेड लैंड है। ओके, डिग्रेडेड लैंड का मतलब क्या है, उस लैंड का किसी भी तरीके का आपको यूज ही देखने को नहीं मिलेगा। जैसे इसमें से 130 मिलियन हेक्टर्स में से जो 28% जो है यह आपके फॉरेस्ट में है। फॉरेस्ट का भी बहुत सारे एरियाज आपका डिग्रेड हो चुका है। डिग्रेड का मतलब उसमें आपको किसी भी तरीके का फॉरेस्ट वगैरह, जंगल वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो 28% आपको जो डिग्रेडेड लैंड है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट में। 56% जो है ये पानी के कारण से लैंड डिग्रेड होता है। ओके, सो बहुत सारे एरियाज़ में वाटर लॉगिंग ज़्यादा पानी का फ्लो होने के कारण से पानी का जो ज़मीन का जो फर्टिलिटी है, ज़मीन का जो प्रोडक्टिविटी है, ये भी आपका ख़त्म हो जाता है। ओके, और जो 6% जो ज़मीन है ये किसके कारण से डिग्रेड हुआ है, आपका ज़मीन में जब आपको सॉल्ट या तो अल्कलाइन मिनरल्स जैसा आपको कुछ मिनरल्स आपको देखने को जब मिक्स हो जाता है, तो इसके कारण से भी ज़मीन का जो प्रोडक्टिविटी है आपका क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। और इसके ये तो हो गया आपका नेचुरल फैक्टर्स। अगर आप ह्यूमन फैक्टर्स के बारे में बात करोगे तो लैंड डिग्रेडेशन किसके कारण से भी होता है, आपका डिफॉरेस्टेशन। ओके, जंगलों को काटना टिम्बर के लिए, सेल्फिश ग्रीड के लिए, ओवरग्रेजिंग बाय कैटल्स। ओवरग्रेजिंग मतलब समझते हो, राइट, जहाँ पे एनिमल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रेज करके उधर का पर्टिकुलर इकोलॉजिकल बैलेंस को इम्बैलेंस कर देते। माइनिंग, ओके, कोल माइंस वगैरह, आपका दूसरे मिनरल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो माइनिंग वगैरह किया जाता है, ज़मीन के नीचे चले जाते हैं विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके कारण से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। कोरिंग, ओके, तो ये सब फैक्टर्स के कारण से हमारे इंडिया पे लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। और इसी के लिए हमें लैंड को कंजर्व करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन से वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे रिसोर्सेज को देख नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट मेथड क्या है लैंड कंजर्वेशन का, वो है आपका अफॉरेस्टेशन। जितना हो सके प्लांट न्यू सैपलिंग्स एंड ऑल। ओके, न्यू ट्रीज, प्लांट न्यू सैपलिंग्स एंड ऑल। ओके, प्रॉपर मैनेजमेंट, ग्रेजिंग जो किया जाता है उसको भी प्रॉपर तरीके से करवाना चाहिए। एनिमल्स को भी प्रॉपर तरीके से ग्रेजिंग कराना बहुत ज़रूरी है, राइट। और नेक्स्ट है आपका प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स मेनली आपका होता है कोस्टल एरिया में। ओके, कोस्टल एरिया में जो आपको स्पेशली आपको जो पेड़ वगैरह जो आप लाइन में जो उसे ग्रो करते हो, उसके कारण से क्या होता है, सोइल इरोजन जल्दी नहीं होता। वो उसका जो रूट्स होता है, ये ट्रीज़ का जो रूट्स होता है, ये क्या करते हैं, उस सोइल को मजबूती से पकड़ते हैं और आसानी से जितने भी पानी के बहाव से पानी आए उसके कारण से ये इरोजन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग। ओके, सो ओवरग्रेजिंग में भी हम लोग कंट्रोल ला सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड। वेस्टलैंड का मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया। जहाँ पे ज़मीन मिला उधर पे घर बनाना नहीं है, राइट। उधर कुछ रिसोर्सेज को हम किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। और नेक्स्ट है आपका, लास्ट है आपका कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज़। सो जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है, स्पेशली हम जो ज़मीन के नीचे जाके बहुत सारे मिनरल्स को बाहर निकालते, जैसे आपका कोल हो गया, आपका CNG हो गया, आपका ये क्रूड ऑयल वगैरह हो गया, इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा in a slow process we can do this kind of activities. Okay, and friends, if you like my video, please like, share and subscribe to my channel, and let me know how you felt regarding this video in the comment section below.